वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रिवैल्यूएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो मेन पॉइंट अभी हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ऑलरेडी जो नॉर्मल अकाउंटिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आप लोग कर चुके हैं, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट से क्या मुराद है। इनिशियली जो एसेट की मेजरमेंट की जाती है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, वो की जाती है एट कॉस्ट, और उसके बारे में आई-16 गाइड करता है कि कॉस्ट में हमने क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या इंक्लूड नहीं करना। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट से मुराद ये है कि ईयर एंड पर एक एसेट को कैसे शो किया जाएगा, किस अमाउंट पर प्रेजेंट किया जाएगा। तो इसमें जो चॉइसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी की चॉइस है, दो चॉइसेस हैं हमारे पास। वी हैव टू पिक वन फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्लास ऑफ एसेट पर हम एक पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं और दूसरी क्लास ऑफ एसेट पर दूसरी पॉलिसी। तो एन एंटिटी शैल चूज ईदर द कॉस्ट मॉडल और द रिवैल्यूएशन मॉडल एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी। तो दो पॉलिसीज जो हमारे पास हैं। कॉस्ट मॉडल का क्या मतलब है? कॉस्ट मॉडल का मतलब है कि आपने एसेट को शो करना है एट कॉस्ट, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस। तो जो नेट अमाउंट होगी उस पर एसेट को आप शो कर रहे होंगे, ये है कॉस्ट मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है? रिवैल्यूएशन मॉडल में एक स्पेसिफिक डेट पर फेयर वैल्यू ली जाती है एसेट की, और उसमें से माइनस किया जाता है सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट, और फिर एसेट को शो किया जाता है। वर्ड सब्सिक्वेंट से मुराद ये है कि जो उस स्पेसिफिक डेट पर जिस दिन फेयर वैल्यू ली गई उसके बाद वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसके बाद वाली एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट। क्योंकि जब रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया जाता है तो एक जो कॉमनली मेथड यूज होता है उसके अंदर ये हम करते हैं कि जो रिवैल्यूएशन के दिन तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट होती है उसको जीरो कर देते हैं एडजस्टमेंट के थ्रू। तो वो जब जीरो हो जाती है तो वो फिर बाद में लेस नहीं होती, बाद में सब्सिक्वेंट वाली लेस होती है, यानी उस स्पेसिफिक डेट के बाद वाली। और रिक्वायरमेंट क्या है कि एंटिटी शैल अप्लाई दैट पॉलिसी टू एन इंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए हम कॉमनली पीपीई की जो एक्रोनियम है ये यूज करते हैं। अब इंटायर क्लास से क्या मुराद है? क्लास ऑफ एसेट या क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होता है, इस पर भी डिस्कशन करते हैं। सो रिक्वायरमेंट है कि जी इंटायर क्लास पर आपने पॉलिसी अप्लाई करनी है। तो क्लास क्या होती है? क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज अ ग्रुपिंग ऑफ एसेट ऑफ अ सिमिलर नेचर एंड यूज इन एन एंटिटीज ऑपरेशन। अच्छा, ये ग्रुपिंग जो है वो एंटिटी टू एंटिटी डिफरेंट हो सकती है। जो नॉर्मली स्टैंडर्ड जो मेंशन करता है क्लासेस वो हम शेयर कर लेते हैं। लैंड, कुछ लोग लैंड और बिल्डिंग को कंबाइन एक क्लास के तौर पे भी रखते हैं। मशीनरी, शिप्स, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ऑफिस इक्विपमेंट एंड बेरर प्लांट्स। बेरर प्लांट्स जो हैं ये बायोलॉजिकल एसेट होते हैं, जैसे पौधे या आपके पास कोई बागात हैं ऐसे जो जिनकी एक स्पेसिफिक लाइफ है, तो उनको भी शो किया जाता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट यही टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, आपने इसके अलावा क्लास ऑफ एसेट्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस की होंगी। जैसे कुछ एंटिटीज़ मशीनरी के बजाय प्लांट एंड मशीनरी लिखते हैं या प्लांट एंड इक्विपमेंट्स का टर्म भी यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्सचर है, तो इसी तरह से कुछ जगह पे जो है फर्नीचर की कैटेगरी अलग भी होती है और फिक्सचर्स की कैटेगरी अलग भी होती है। तो इसी तरह समटाइम्स कंप्यूटर की कैटेगरी अलग कर देते हैं और कुछ लोग उसको कंप्यूटर को जो है वो ऑफिस इक्विपमेंट में कंबाइन कर लेते हैं। तो ये हर एंटिटी अपने ऑपरेशंस के हिसाब से अपनी क्लास ऑफ एसेट्स को डिफाइन करती है कि उन्होंने डिफरेंट एसेट्स को किस कैटेगरी में रखना है। तो जो एक कैटेगरी है उसे क्लास ऑफ एसेट कहते हैं, और जो आपने पॉलिसी अप्लाई करनी होती है वो इंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर अप्लाई करनी होती है। कंडीशन फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड में कुछ कंडीशंस मेंशन है, और वो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहली तो ये कि फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती हो, क्योंकि अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ है सफिशेंट रेगुलरिटी। जब आप एक मरतबा रिवैल्यूएशन करेंगे तो ये नहीं है कि बस एक बार कर ली फिर रिवैल्यूएशन नहीं करनी, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर साल करते रहें, उस पर हम अभी मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपकी कैरिंग अमाउंट जो है इंश्योर करना क्या है आपने, कि आपकी जो कैरिंग अमाउंट है वो आपकी फेयर वैल्यू से मटीरियली डिफर ना करे। यानी जिस वैल्यू पर आप अपने एसेट को शो कर रहे हैं उसको कहते हैं कैरिंग अमाउंट, और जो उसकी करंट फेयर वैल्यू उस वक्त चल रही है एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड पे वो मटीरियली डिफरेंट ना हो। थोड़ा बहुत फर्क है तो इट्स फाइन, लेकिन अगर मटीरियल डिफरेंस है
तो फिर आपको दोबारा वैल्यू रिवैल्यूएशन करनी होगी। तो रिवैल्यूएशन जो है वो एक बार बार का प्रोसेस है, फिक्स्ड इंटरवल पर होना ज़रूरी नहीं है। जब अमाउंट मटेरियली डिफरेंट हो जाए तो फिर दोबारा रिवैल्यूएशन कर लें, फिर अगर अमाउंट में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो कैरी ऑन करते रहें, और जब डिफरेंस फिर ज़्यादा होने लगे, मटेरियल होने लगे, तो आप फिर रिवैल्यूएशन कर लें। तो एक रिक्वायरमेंट ये सफिशिएंट रेगुलरिटी की है। थर्ड रिक्वायरमेंट है क्लास वाइज एप्लीकेशन, जो हमने पहले भी डिस्कस की कि इफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज रिवैल्यूड, यानी अगर आप एक आइटम को रिवैल्यू करते हैं तो उसकी पूरी क्लास, इंटायर क्लास वुड बी रिवैल्यूड। इसको अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब में देखें तो अगर आप एक प्लांट को रिवैल्यू करते हैं तो आपके पास जितनी भी प्लांट एंड मशीनरीज हैं वो सब रिवैल्यू होनी चाहिए। तो ये नहीं होगा कि आप जो के पास अगर 4 बिल्डिंग्स हैं तो आप 2 बिल्डिंग्स को रिवैल्यू कर लें और 2 को कॉस्ट मॉडल पे रख लें। तो आप ये करेंगे कि या तो चारों बिल्डिंग्स जो हैं उनको कॉस्ट मॉडल पर प्रेजेंट करेंगे, या चारों बिल्डिंग्स को आप रिवैल्यूएशन मॉडल पर प्रेजेंट करेंगे। अब रिवैल्यूएशन कितने अरसे बाद करनी चाहिए, इस पर जो स्टैंडर्ड की गाइडेंस है वो भी हम देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन डिपेंड्स अपॉन द चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ द आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बीइंग रिवैल्यूड। तो जिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को आप रिवैल्यू कर रहे हैं उनकी फेयर वैल्यू में कितना चेंज आया है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको रिवैल्यूएशन दोबारा करनी है या नहीं करनी। तो व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ रिवैल्यूड एसेट डिफर्स मटीरियली, यानी जिस वैल्यू पर आप शो कर रहे हैं कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू, अगर उसमें मटीरियल डिफरेंस है तो फिर फर्दर रिवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। तो सम आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट एंड वॉलेटाइल चेंजेस इन फेयर वैल्यू, यानी कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिसमें मुसलसल चेंज आता रहता है। जैसे खासतौर पर प्रॉपर्टी वगैरह है तो अक्सर 6 मंथ के अंदर ही वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, साल के अंदर तो अच्छी खासी चेंज हो जाती है। तो उसमें तो फिर एनुअली भी रिवैल्यूएशन की जाती है। तो एनुअल रिवैल्यूएशन भी पॉसिबल है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक एसेट की वैल्यू बार बार इतनी ज़्यादा चेंज हो रही हो कि हम हर ईयर एंड पर या हर साल के बाद, 1 साल बाद उसको रिवैल्यू कर रहे हों। सच फ्रीक्वेंट रिवैल्यूएशंस आर अननेसेसरी, लेकिन हर एसेट के लिए ज़रूरी नहीं है। फॉर आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वेयर ओनली इनसिग्निफिकेंट चेंजेस इन फेयर वैल्यू। आप कहते हैं कि जी हमारी एक बिल्डिंग हमने पहले रिवैल्यू की थी, अब डेप्रिशिएट होकर वो इस वक्त शो हो रही है 80 मिलियन पे, और उसकी करंट फेयर वैल्यू जो है दैट इज़ अराउंड 81-82 मिलियन। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि आपको दोबारा रिवैल्यूएशन ज़रूरी हो, तो आप उसको 80 मिलियन के ऊपर कैरी कर सकते हैं। इंस्टेड इट मे बी नेसेसरी टू रिवैल्यू द आइटम ओनली एवरी 3 to 5 ईयर्स। कई कंपनीज ने इस तरह का एक सिस्टम रखा होता है कि हर 3 साल के बाद रिवैल्यू करते हैं, हर 5 साल के बाद रिवैल्यू करते हैं। लेकिन ये जो टाइम है ये फिक्स नहीं है, ये सिर्फ एक जो है कह लें कि आइडिया के तौर पर स्टैंडर्ड ने डिस्कस किया हुआ है। तो आप हो सकता है कि हर साल करनी पड़े, हो सकता है एक मरतबा आपको 5 साल बाद रिवैल्यू करें क्योंकि चेंजेस ज़्यादा नहीं आ रहे थे, फिर फ़ौरन एकदम और ज़्यादा चेंजेस आ गए तो 6th ईयर में आप फिर रिवैल्यू कर रहे हो। तो रिवैल्यूएशन का कोई टाइम या इंटरवल फिक्स नहीं है। आपने जो मेन क्राइटेरिया देखना है वो ये देखना है कि फेयर वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट अगर मटीरियली डिफर करेंगे तो आपने रिवैल्यूएशन करनी है। सिमिल्टेनियस रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन ऑन रोलिंग बेसिस, इस पर स्टैंडर्ड की कुछ गाइडेंस है वो डिस्कस करेंगे। द आइटम विद इन अ क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर रिवैल्यूड सिमिल्टेनियसली। अब अगर आपके पास 4 बिल्डिंग्स हैं तो ये कोशिश की जाती है कि चारों की चार को आप एक साथ रिवैल्यू करें। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सेलेक्टिव रिवैल्यूएशन को अवॉइड करना है। सेलेक्टिव रिवैल्यूएशन ये है कि हम कहते हैं कि जी रिवैल्यू तो वैसे हम सारी करते हैं, लेकिन एक बिल्डिंग इस साल रिवैल्यू कर रहे हैं, एक बिल्डिंग अगले साल रिवैल्यू करेंगे, एक बिल्डिंग बाद में करेंगे। तो इसमें फ़र्क ये आ जाता है फिर आपकी ईयर एंड के ऊपर, कुछ बिल्डिंग्स फेयर वैल्यू पर शो हो रही होंगी और कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो पुरानी अमाउंट पर शो हो रही होंगी। तो ये एक मिक्सचर क्रिएट हो जाएगा कॉस्ट और फेयर वैल्यूज़ का। तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि सेलेक्टिव रिवैल्यूएशन हो जाएगी, ताकि यूज़र्स को पता हो कि या तो ये एसेट रिवैल्यूड अमाउंट पर हैं या उन्हें पता हो कि ये एसेट कॉस्ट मॉडल पर शो हो रहे हैं। हाँ, एक और वे जो है वो अलाउड है, दैट इज़ कि रोलिंग बेसिस पर। अब रोलिंग बेसिस पर ये होता है कि आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। लाइक आप कहते हैं कि जी हम हर महीने जो है अपने 30% एसेट्स जो हैं या 1/4 एसेट जो हैं वो रिवैल्यू कर रहे होंगे। तो आपने जब रिवैल्यूएशन आइडेंटिफाई की कि होनी चाहिए तो आपने क्या किया कि आपने कहा कि जी 4 मंथ्स के अंदर हम अपने सारे एसेट्स को रिवैल्यू कर लेंगे और उनको फिर अप टू डेट एक वैल्यू के अंदर शो कर लेंगे। तो आप एवरी मंथ जो है लेट्स से 1/4 ऑफ योर एसेट्स जो हैं उनकी रिवैल्यूएशन करवा रहे हैं और साथ साथ उसको अपडेट करते जा रहे हैं। तो रोलिंग बेसिस पर किया जा सकता है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि आपका जो रोलिंग बेसिस में रिवैल्यूएशन है वो शॉर्ट पीरियड में कवर हो और एसेट्स की जो रिवैल्यूएशन है वो अप टू डेट रखी जाए।
तो इसकी जो अकाउंटिंग है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।